नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और उसके अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास होगी भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड। कल की क्लास में हमने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी का अध्ययन किया था और आज हम उसी में से एक भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम अक्सर थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, थार का मरुस्थल। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो वो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताई थी कि थार का मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति है वो टैथिस सागर से मानी जाती है, टैथिस सागर से। तो अब अपन पहले देख लेते हैं कि राजस्थान के मैप में थार के मरुस्थल की क्या स्थिति है। तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, तो ये उत्तर दिशा और ये पश्चिमी दिशा, तो उत्तर पश्चिमी दिशा यानी इस साइड होगा थार का मरुस्थल। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो इससे ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा ये हैं वो मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करती हैं। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा यानी कि इस रेखा से पश्चिम की तरफ है मरुस्थल और जो पूर्वी और दक्षिण दिशा है उसके अंदर जो मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश आएंगे। और बीच में ये अपनी हो जाएगी इस तरीके से अरावली पर्वतमाला, ये हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला और इसके इस साइड हो जाएगा मरुस्थल। तो एक बात और है, मरुस्थल है उसको भी वापस 2 भागों के अंदर बांटा गया है। तो यहाँ से एक आ जाएगी अपने 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इससे इस साइड हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और यहाँ पर हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो ये मरुस्थल को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। तो इन समवर्षा रेखाओं का आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे कि मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाएगी। और मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है ऐसा पूछे तो उसमें आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मरुस्थल है उसका विभाजन है। तो अब अपन सबसे पहले थार के मरुस्थल की बात करते हैं। तो थार का मरुस्थल है वो 2 देशों के अंदर फैला हुआ है, एक तो अपने भारत के अंदर और दूसरा आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर। 2 देशों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भारत के अंदर है, तो 85% हैं वो भारत के अंदर है थार मरुस्थल, और पीछे बसा 15% हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। तो अब भारत में भी आगे ये 4 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। तो उसमें सबसे पहला हो जाएगा राजस्थान, इसके बाद गुजरात, फिर हरियाणा और दिल्ली। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के अंदर फैला हुआ है थार का मरुस्थल। भारत में 4 राज्यों में फैला है और जो 85% मरुस्थल हैं इसका आगे देखें तो 62% हैं वो अकेले राजस्थान के अंतर्गत आता है थार का मरुस्थल, और बाकी जो पीछे बसता है 38% ये इन 3 राज्यों गुजरात, हरियाणा और दिल्ली को मिलाकर इनके अंदर 38% क्षेत्र पर फैला है, और अकेले राजस्थान के अंदर है वो 62% पर फैला हुआ है थार का मरुस्थल। और ये क्वेश्चन अभी जो पीछे कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था उसके अंदर डायरेक्टली पूछा गया था कि राजस्थान में थार मरुस्थल का कितना भाग है। तो इसमें ये 62% है। इसको देखें तो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर राजस्थान में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो वो आपको पता होगा 3,42,239 किलोमीटर है। तो इसका ये 1,75,000 किलोमीटर पर है मरुस्थल, जो इसका हो जाएगा 61.11% क्षेत्रफल, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% पर है थार का मरुस्थल। और वैसे देखें तो भारत के कुल ये थार का मरुस्थल है इसका
62% हैं राजस्थान के अंदर मरुस्थल। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अपन आगे की स्लाइड में थार के मरुस्थल के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन बनता है वो है कि राजस्थान में मरुस्थल हैं वो कितने ज़िलों के अंदर फैला हुआ है। तो केंद्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 ज़िले हैं वो मरुस्थल के अंदर बताए हैं। 12 ज़िले ये आपको याद रखने हैं। केंद्रीय कृषि आयोग ने 12 ज़िलों को मरुस्थल के अंदर माना है। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं वो अपन मैप के हिसाब से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हो जाएगा गंगानगर, फिर यहाँ हो जाएगा हनुमानगढ़, और उसके बाद देखें तो ये चूरू, झुंझुनू और सीकर ये तीनों शेखावटी के ज़िले हैं वो हो जाएंगे। तो 2 और 3 5 हो जाएंगे। और फिर यहाँ हो जाएगा बीकानेर, और फिर ये जैसलमेर हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर अपना जोधपुर हो जाएगा, और ये नागौर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जालोर और पाली ये हो जाएंगे टोटल 12 ज़िले। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और फिर बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर और पाली। तो फ्रेंड, इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि जो सिरोही ज़िला है वो मरुस्थल के अंदर नहीं आता है। तो ये 12 ज़िले हैं वो आएंगे अपने मरुस्थल के अंदर। और एक यहाँ पर बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लेते हैं कि जो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय ज़िले कितने हैं। तो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय ज़िले हैं 6 ज़िले पूर्ण रूप से मरुस्थलीय हैं, और बाकी हैं वो 6 हैं वो अर्ध मरुस्थलीय हैं। तो पूर्ण मरुस्थलीय ज़िले कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, और एक अपना हो जाएगा जोधपुर। तो ये हो जाएंगे पूर्ण रूप से मरुस्थलीय ज़िले। और उसके बाद जो ये बचते हैं शेखावटी के 3 ज़िले, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर, और एक नागौर, और एक पाली और जालोर, ये 6 ज़िले हैं वो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब अपन देखते हैं जो ये मरुस्थल हैं इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इन 2 भागों को अलग करने वाली जो रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो अपन ने यहाँ पर ये बनाई थी। 25 सेंटीमीटर रेखा है वो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती हैं, और ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखाएं वो मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो शुष्क मरुस्थल हैं उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर, यानी कि जोधपुर का पश्चिमी भाग है ये वाला, ये आएगा शुष्क मरुस्थल के अंदर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर ये आ जाएंगे शुष्क मरुस्थल के अंदर। तो और शुष्क मरुस्थल में आपसे पूछ लें कि वर्षा कितनी होती है, तो 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है शुष्क मरुस्थल के अंदर, और इसको थली उपनाम से जाना जाता है। शुष्क मरुस्थल को थली उपनाम से भी जाना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर अपन देखते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इन ज़िलों को छोड़कर बाकी जो ज़िले हैं वो आ जाएंगे अर्ध शुष्क के अंदर, जिसमें वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावटी वाले ज़िले, जोधपुर का बाकी बसा भाग, और नागौर, पाली और जालोर आ जाएंगे। और इसके अंदर वर्षा की बात करें तो वो शुष्क से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर। और इसका उपनाम है राजस्थान का बांगर प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थल का उपनाम है थली, और अर्ध शुष्क मरुस्थल का नाम है बांगर प्रदेश, राजस्थान का बांगर प्रदेश। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर शुष्क मरुस्थल के बारे में और डिटेल में। तो अब अपन शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। तो शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग होता है, और इसके अंदर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर का पश्चिमी क्षेत्र आता है, यह आपको पहले से पता है। और अब शुष्क मरुस्थल के अंदर अपन देखते हैं जो 3 प्रकार के अपने पास शब्द आते हैं, एक इर्ग, हम्मादा और रेंग, ये 3 शब्द हैं, इनका अर्थ देखते हैं। तो शुष्क मरुस्थल के अंदर एक होता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र यानी कि बालू का स्तूपों से बना हुआ क्षेत्र, यानी कि आप उसे रेतीला मरुस्थल भी कह सकते हैं। रेतीला मरुस्थल, जिसको
इर्ग नाम से जाना जाता है, और कुछ किताबों में अर्ग भी लिखा हुआ था है। तो ये आपको याद रखना है, बालू का स्तूप युक्त जो रेतीला मरुस्थल है उसे इर्ग या अर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये जो है वो शुष्क मरुस्थल का जो 58.5% क्षेत्रफल फैला हुआ है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जिसे अपन अर्ग के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो शेष बसा क्षेत्र है वो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी वहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यानी कि उसे अपन पथरीला मरुस्थल भी कह सकते हैं। पथरीला मरुस्थल, ये था रेतीला मरुस्थल, ये है पथरीला मरुस्थल, जिसे अपन हम्मादा के नाम से जानते हैं। तो रेतीला मरुस्थल इर्ग के नाम से और पथरीला मरुस्थल है वो हम्मादा के नाम से जाना जाता है। और ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र हम्मादा है वो जैसलमेर के रामगढ़, पोखरण और लोदरवा क्षेत्र में, और जोधपुर का फलोदी और बाड़मेर की शिव तहसील हैं, इनके अंदर ये फैला हुआ है हम्मादा क्षेत्र, जो यहाँ पर आता है। आप मैप में देखें तो यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र में ये आएगा हम्मादा। और ये जो बाकी वाला जो क्षेत्र है शुष्क मरुस्थल का वो हो जाएगा इर्ग। और अब बात करते हैं इन दोनों का जो मिश्रित प्रदेश है, जिसमें बालू का स्तूप भी है और पथरीला क्षेत्र भी है, तो उसे अपन कहेंगे रैंग। तो ये शब्द है रैंग, यानी इन दोनों का जो मिश्रित रूप है उसे अपन रैंग कहेंगे। तो ये शब्दावली आपको याद रखनी है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इर्ग, रैंग और हम्मादा। तो ये हो जाएगा शुष्क मरुस्थल के अंदर 3 प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, और इन दोनों का मिश्रित है वो रैंग क्षेत्र हो जाएगा। तो ये था शुष्क मरुस्थल। अब अपन शुष्क मरुस्थल के अंदर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो अब अपन शुष्क मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 5 प्रकार के बालू का स्तूप हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है अनुदैर्ध्याकार बालू का स्तूप। तो ये सर्वाधिक है वो जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं, और ये पवन के समानांतर ऐसे लहरदार रूप में होते हैं। अब दूसरा बालू का स्तूप है वो है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, जिसे बरखान या दरियन के नाम से भी जाना जाता है। ये इस टाइप के बालू का स्तूप हैं वो सर्वाधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये स्थायी नहीं होते हैं, ये मरुस्थल के प्रसार में सहायक हैं। ये मतलब पवन के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। मरुस्थल के प्रसार को मरुस्थल का मार्च भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक प्रसार में सहायक हैं वो बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप हैं, और ये सर्वाधिक हानिकारक भी हैं, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर तीसरा बालू का स्तूप है वो है अनुप्रस्थाकार, यानी कि ये समकोण पर होता है, पवन की दिशा के समकोण पर, यानी कि इस साइड से पवन आ रही है तो ये उसके समकोण पर होगा अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप। और ये सर्वाधिक स्थायी होते हैं, यानी इतने नुकसानदायक नहीं होते हैं। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं वो सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि अनुदैर्ध्याकार बालू का स्तूप हैं वो जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं, और अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप हैं वो बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर चौथा प्रकार है वो हैं तारानुमा बालू का स्तूप। ये जो हम्मादा जो पथरीला मरुस्थल था उसके आसपास के क्षेत्रों में तारानुमा बालू का स्तूप हैं वो पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं वो जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। और फिर 5वां प्रकार है बालू का स्तूप का वो है परवलयाकार, या फिर इसे पैराबोलिक के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बबूलिया आते हैं उसके कारण इनका निर्माण होता है परवलयाकार यानी पैराबोलिक बालू का स्तूप का। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं वो शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूपों में आपको ये ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक हानिकारक हैं वो अर्धचंद्राकार यानी बरखान जो इस टाइप के होते हैं वो होते हैं सर्वाधिक हानिकारक बालू का स्तूप, और सबसे कम हानिकारक हैं वो अनुप्रस्थाकार हो जाएंगे क्योंकि ये पवन के समकोण दिशा में होते हैं। और इस प्रकार के हैं वो सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा यदि बालू का स्तूप की बात करें तो सर्वाधिक बालू का स्तूप हैं वो पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर। यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक बालू का स्तूप हैं वो कहाँ पाए जाते हैं तो जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप
कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर के अंदर सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं और सर्वाधिक बालू का स्तूप हैं वो जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये अपना बालू का स्तूप हैं वो पूरे हो जाते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के बालू का स्तूप है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हैं वो शुष्क मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। तो अब अपन देखते हैं शुष्क मरुस्थल के अंदर और क्या क्या पाया जाता है। तो शुष्क मरुस्थल में एक तो ये अपना लाठी श्री क्षेत्र है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच हैं। 120 किलोमीटर लंबी ये भूमिगत जल पट्टी है, मीठे पानी की भूमिगत जल पट्टी है, जिसे लाठी श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये पोखरण से मोहनगढ़ के बीच पाई जाती है और इसी जो लाठी श्री क्षेत्र है उसके अंदर सेवण घास हैं वो पाई जाती हैं। और सेवण घास का वैज्ञानिक नाम पूछे तो वो है लूसीयूरुस सिंडिकुस। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी लाठी श्री क्षेत्र के पास एक गांव है चांदन गांव, जहाँ पर नलकूप हैं वो फेमस हैं, नलकूप। और इन्हीं नलकूपों की वजह से चांदन गांव को थार का घड़ा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा हैं वो शुष्क मरुस्थल में आकलवुड फॉसिल्स पार्क हैं वो पाया जाता है। ये हैं जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर। और इस फॉसिल्स पार्क में जो प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं, यानी सबसे प्राचीन लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं आकलवुड फॉसिल्स पार्क से। और यदि आपसे पूछ ले कि मरुस्थल की उत्पत्ति है वो किस युग में हुई है, तो ये टर्शियरी काल के प्लेस्टोसीन युग में मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्बियन युग में हुई है और मरुस्थल की उत्पत्ति प्लेस्टोसीन युग में हुई है। यह भी आपको याद रखना है फैक्ट। और इसके अलावा मरुस्थल के अंदर कुछ अस्थायी झीलें पाई जाती है, यानी जो पथरीला क्षेत्र होता है उनके अंदर कहीं कहीं पर बीच में खड्डे होते हैं, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके से अस्थायी झीलें हैं वो बन जाती हैं। इनको रन, टाट या डांड इन नामों से जाना जाता है अस्थायी झीलों को। और यदि यही झीलें लवणीय होती हैं, लवणीय जल से युक्त होती हैं, तो उसे अपन प्लाया झील कहते हैं, प्लाया झील। ये भी शुष्क मरुस्थल के अंदर ही पाई जाती हैं। और जब ये झीलें सूख जाती हैं, यानी पानी ख़त्म हो जाता है इनमें, तो फिर जो दरारें युक्त जो पीछे आकृति बचती हैं उसे अपन तल्ली या खड़ीन कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये अपने शुष्क मरुस्थल के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, उनको आपको याद रखना है। लाठी श्री क्षेत्र, आकलवुड फॉसिल्स पार्क, और ये अस्थायी झीलें हैं, और फिर मरुस्थल की उत्पत्ति वगैरह हैं, उसको भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अपना ये शुष्क मरुस्थल का भाग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अर्ध शुष्क मरुस्थल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।